हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ बनाई थी वो मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पे बनाई थी, जिसमें मैंने सेक्शन 89 तक करवाया था। और इनफैक्ट आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का जो टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है, बस एक चैप्टर रह गया मिसलेनियस वाला। तो मेजर सारा एरिया ले ऑफ रिट्रेंचमेंट, ट्रेड यूनियन वाला, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर वाला सारा एरिया आपका फिनिश हो चुका है। तो आज मैं मिसलेनियस वाला करा के इस एरिया को खत्म करवा दूंगा। और मेरी जितनी भी लेबर लॉस की वीडियोज़ हैं आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी। आप लेबर लॉस का प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सीआरपीसी का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। 48 वीडियोस अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज ये आ रहे थे कि सर आप जो कंटेंट है सोशल सिक्योरिटी कोड का या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला वो आप 2 घंटे या 3 घंटे का शॉर्ट वीडियो बना के क्यों नहीं कंप्लीट करा देते। द रीज़न बीइंग कि मैं स्टार्टिंग से, मैंने बीच में डिले किया है, अदर फैक्टर्स थे, मेरे कोड रीओपन होने की वजह से काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया था। तो मैंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी पे 2 घंटे या 3 घंटे वाली क्विक वीडियो इसलिए नहीं बनाई, रीज़न बीइंग कि मैं एक एक सेक्शन, एक एक एरिया डिटेल में कराना चाहता हूँ और 2 घंटे में वो चीज़ कवर नहीं की जा सकती। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, पेनल्टी की वीडियो में मैंने 40 मिनट्स का टाइम कंज्यूम किया है। तो टाइम लगता है, चीज़ें आप उसको 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं, बट उसको कराने में, बनाने में टाइम लगता है। तो अभी मैं 90 से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो सेक्शन 90 जो इनफैक्ट है वो आपका बात करता है कंडीशंस ऑफ सर्विस टू रिमेन अनचेंज। देखिए, जब कभी भी कोई मैटर आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है, सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, जब कभी भी कोई मैटर आर्बिट्रेशन में या फिर आपके ट्रिब्यूनल के सामने या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है, तो उस केस के अंदर जो कंडीशंस ऑफ सर्विस वर्कर की पहले थी, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले, वो अनचेंज रहेगी। और उसको टू द प्रेजुडिस ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकता। ना ही एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को डिसमिस कर सकता है या डिस्चार्ज कर सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। और ध्यान रखना कि किसी ऐसे मैटर में जो कि उस डिस्प्यूट से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर जिस अथॉरिटी के पास मैटर पेंडिंग है, अगर वही रिटन में, एक्सप्रेसली रिटन में परमिशन दे दे ये काम करने के लिए कि टर्म्स कंडीशंस और सर्विस को चेंज करने की परमिशन दे दे एम्प्लॉयर को, या फिर उसको डिस्चार्ज करने, वर्कर को डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दे, तो उसमें हो सकता है। बट जनरली कंडीशंस ऑफ सर्विस पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग के दौरान चेंज नहीं होती। उसका जो बेसिक टेनेट है, उसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि आप गए क्यों हैं कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, आप गए क्यों हैं कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, आप गए क्यों आर्बिट्रेशन के अंदर, यही है ना कि आपको डिस्प्यूट सॉल्व करना है। तो जब आपका डिस्प्यूट एक ऑलरेडी पेंडिंग है और उसके दौरान आपका एम्प्लॉयर को दूसरा स्टेप ले लेता है, तो वो तो ऑलरेडी एक बहुत ही प्रेजुडिशियल स्टेप हो जाएगा वर्कर के अगेंस्ट। तो इसलिए उस चीज को रोका जाता है। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कोई मैटर डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है, तो क्या वहां पे एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर को अल्टर कर सकता है? क्या वहां पे एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर को चेंज कर सकता है? तो जवाब है हाँ। यहां पे सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपका और उसमें कोई मैटर है और वो मैटर आपका उस डिस्प्यूट वाले मैटर से रिलेटेड नहीं है, तो एम्प्लॉयर उसको चेंज कर सकता है। लेकिन या फिर अगर किसी अदर मैटर जो डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है उसके रिगार्डिंग डिसमिस करना है या डिस्चार्ज करना है वर्कर को, तो वो किया जा सकता है। लेकिन उसकी शर्त है, वो करने से पहले एम्प्लॉयर को एक रिटन में अप्रूवल लेना पड़ेगा उस अथॉरिटी से जिस अथॉरिटी के पास एक ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पेंडिंग है। और जिस अथॉरिटी के पास वो जाएगा अप्रूवल के लिए, उसको 3 महीने के भीतर उस चीज का जवाब देना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि अगर डिले भी हो जाए तो उस ग्राउंड पे वो चीज डिसमिस नहीं होगी, वो आगे उसको फर्दर डिले के साथ भी उस एप्लीकेशन को मतलब डिस्पोज किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या प्रोटेक्टेड वर्कर के खिलाफ प्रेजुडिशियल सर्विसेज को, कंडीशंस ऑफ सर्विस को चेंज कर सकते हैं? तो प्रोटेक्टेड वर्कर के खिलाफ भी आप कंडीशंस ऑफ सर्विस को चेंज नहीं कर सकते। आप प्रोटेक्टेड वर्कर को डिसमिस या डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। तो अब ये प्रोटेक्टेड वर्कर होता क्या है? तो याद रखना, सेक्शन 90 के अंदर ही ये चीज मेंशन है कि प्रोटेक्टेड वर्कर 1% जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर उस जगह यूनियन में है, 1% जो टोटल नंबर वर्कर है वहां पे, या तो वो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 100 प्रोटेक्टेड वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड वर्कर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है। प्रोटेक्टेड वर्कर का ट्रेड यूनियन में एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करी हुई है कि 1% जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उनमें से हम प्रोटेक्टेड वर्कर की कैटेगरी निकाल देंगे, मिनिमम 5 लोग तो प्रोटेक्टेड होने ही चाहिए। तो अगर उनका भी डिस्प्यूट चल रहा है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट डिस्प्यूट उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस को चेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 91, सेक्शन 90 का जो एरिया है वो मैंने कवर करा दिया। सेक्शन 91 बात करता है कि मान लीजिए सेक्शन 90 के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हैं, एम्प्लॉयर आपका उन प्रोविजंस का कंट्रावेंशन कर देता है, वॉयलेशन कर देता है।
तो उस केस के अंदर जो एग्रीव्ड इंप्लॉय है, जिसको उस कंट्रावेंशन से फर्क पड़ रहा है, जिसको उस कंट्रावेंशन से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, जो एग्रीव्ड वर्कर है, वो मैटर को रेज कर सकता है ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या कंसिलिएशन ऑफिसर के पास या आर्बिट्रेशन में। और वो मैटर जब रेज हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन आएगा उसको फर्दर फॉलो किया जाएगा। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 92 विच टॉक्स अबाउट द पावर टू ट्रांसफर सर्टेन प्रोसीडिंग। तो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक ट्रिब्यूनल से लेकर मैटर लेके दूसरे ट्रिब्यूनल को मैटर दे सकती है। ये आपको पता होगा कि जब कभी भी मैटर ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर दो चीजें हैं, या तो प्रोसीडिंग नए ट्रिब्यूनल के पास डिनोवो स्टार्ट होगी, मतलब फ्रेश स्टार्ट होगी, या तो जहां पे पिछले वाले ट्रिब्यूनल में जहां पे मैटर अटका हुआ था वहां से वो चीज रिज्यूम हो जाएगी। तो ये तरीका है। दूसरी बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्टेट ट्रिब्यूनल से किसी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है वहां पे उसको वहां से उठा के नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में दिया जा सकता है। और सेम रूल अप्लाई होगा कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जब कोई मैटर आएगा तो दैट पर्टिकुलर मैटर शैल बी डन डिनोवो और दैट मे बी restarted from the place where it was left in the previous tribunal, in the predecessor tribunal. Now section 93. Section 93 is in fact important. That talks about protection of persons. देखिए, मान लीजिए एक इलीगल स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, और इलीगल स्ट्राइक के अंदर कोई वर्कर है, उसने बोला कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इलीगल स्ट्राइक इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से उसको किसी प्रकार की ट्रेड यूनियन में डिसेबिलिटी हो रही है। डिसेबिलिटी मतलब उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे, उसकी वजह से उसको एक्सपेल किया जा रहा है ट्रेड यूनियन में, उसकी वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो रही है। व्हाट वाज द रीजन? जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट इलीगल स्ट्राइक, जस्ट बिकॉज ही हैज रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दैट इलीगल स्ट्राइक, उसकी वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कंडक्ट की जा रही हैं। तो लॉ इस तरीके के सिचुएशंस में उन पर्सन्स को प्रोटेक्ट करता है, कहता है कि नहीं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्सपल्शन, किसी भी प्रकार के राइट्स में कमी, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। वो पर्सन प्रोटेक्टेड है हु हैव रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द इलीगल स्ट्राइक, हु हैव रिफ्यूज टू कंटिन्यू विद द इलीगल स्ट्राइक। दोनों ही सिचुएशन है, या तो मैं पार्ट ही नहीं लेना चाहता, या तो मैं अगर पार्ट ले लिया तो मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलीगल स्ट्राइक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 93 प्रोटेक्ट दोज पर्सन्स। नाउ सेक्शन 94, सेक्शन 94 बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज। देखिए, किसी भी कंसिलिएशन ऑफिसर के पास या फिर किसी भी आर्बिट्रेशन में, ट्रिब्यूनल में, वर्कर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग लोग हैं, इंप्लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग लोग हैं। तो पहले बात करते हैं वर्कर को कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वर्कर को ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव बॉडी जो मेंबर्स हैं उसके, अगर ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, अलग अलग ट्रेड यूनियन का एक समूह है, तो उसका कोई ऑफिस बियरर। अगर कोई ट्रेड यूनियन से वो वर्कर जुड़ा ही नहीं है तो उस केस में उस इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, मतलब जिस इंडस्ट्री में वर्कर है उससे रिगार्डिंग अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उसका ऑफिस बेयरर भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। दूसरी चीज, इंप्लॉयर की साइड से बात करें तो इंप्लॉयर को कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है ट्रिब्यूनल्स में। तो सबसे पहले कोई भी ऑफिसर जो कि इंप्लॉयर्स के एसोसिएशन का बंदा हो। दूसरा, अगर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन है एम्प्लॉयर्स की तो उसका कोई ऑफिसर सिमिलरली वर्कर जैसा ही है। अगर वो एम्प्लॉयर किसी एसोसिएशन से नहीं जुड़ा हुआ एम्प्लॉयर की, तो उस केस के अंदर उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी एसोसिएशन अगर रन करती है तो उसका कोई भी ऑफिसर रिप्रेजेंट कर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्या लीगल प्रैक्टिशनर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्राइमरीली अगर हम बात करें इस सेक्शन के अंदर तो लॉ ने कह रखा है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने आप को, मगर अगर अदर पार्टीज की कंसेंट हो और ट्रिब्यूनल की परमिशन हो तो लीगल प्रैक्टिशनर्स भी ट्रिब्यूनल में मैटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन 95 पे। एरिया आपका ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका, मैंने बताया था मिसलेनियस का एरिया है। 95 टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ डाउट एज टू द इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए कोई सेटलमेंट पास हो गया कंसिलिएशन ऑफिसर के पास से, या फिर कोई अवार्ड आर्बिट्रेशन में आ गया और उस अवार्ड के अंदर कुछ क्लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको इंटरप्रीट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब उस इंटरप्रिटेशन इशू को कौन सॉल्व करेगा। तो उसके लिए सेक्शन 95 बात करता है कि उस इंटरप्रिटेशन इशू को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा एंड दे विल अकॉर्डिंगली इंटरप्रिट द पर्टिकुलर अवार्ड और सेटलमेंट, और जो भी फैसला उनका होगा, वॉट एवर डिसीजन दे माइट बी रेंडरिंग अपॉन, दैट शैल बी बाइंडिंग एंड दैट शैल बी फाइनल। नाउ सेक्शन 96 पावर टू एग्जेम्प्ट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कभी भी लगता हो, चाहे वो कोई नई एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट हो,
कि यहाँ पे इनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट करने का ग्राउंड क्या हो सकता है कि ये जो फैसिलिटीज अपने वर्कर को प्रोवाइड करते हैं या ये जो प्रोविजंस फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोड में हम जो मतलब इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हमारा जो पर्पस है वो पर्पस सर्व कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर कंडीशनली और अनकंडीशनली दोनों ही तरीके से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो अंडरटेकिंग्स को या एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। नाउ कमिंग अपॉन द अदर एरिया, सेक्शन 97 टॉक्स अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। क्या सिविल कोर्ट की इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन होगी? द आंसर इज नो। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। सेक्शन 9 बोलता है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का, कि सिविल कोर्ट की मतलब सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग वहां पे एक वर्ड है सीपीसी के अंदर, सेक्शन 9 के सीपीसी की बात कर रहा हूं, यहां के नहीं। अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड। अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब कि यहां पे अगर हम सेक्शन 97 को सेक्शन 9 के सीपीसी के सेक्शन 9 से इंटरप्रीट करें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि यहां के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के मैटर है उसमें सिविल कोर्ट आपका कोई भी प्रोसीडिंग एंटरटेन नहीं करेगी। पहली बात, मान लीजिए आप इंजंक्शन ऑर्डर लेने वहां पहुंच गए, तो क्या आपको इंजंक्शन ऑर्डर मिलेगा? सेक्शन 97 कहता है नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दो चीजें, पहला सेक्शन 97 में जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट की बार कर दी, दूसरा कि आपको यहां पे या तब यहां के जो मैटर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो मैटर हैं, चाहे वो आपके ले ऑफ के मैटर हो, चाहे वो आपको ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट के मैटर हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अदर काइंड्स के हो, चाहे वो आपके रेम्यूनरेशन के इश्यूज हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर के इश्यूज हो, उन इश्यूज पे, उन मैटर्स पे सिविल कोर्ट आपका मैटर, आपका प्रोसीडिंग एंटरटेन नहीं करेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। और आपको कोई इंजंक्शन ऑर्डर भी पास करके नहीं देगी, ये बात ध्यान रखना। नाउ सेक्शन 98 कहता है कि इनफैक्ट प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को, उन पर्संस को, उन ऑफिसर्स को जो गुड फेथ में कोई एक्शन लेते हैं इस कानून के अंदर। इनफैक्ट हर लेबर लॉज में ये वाला सेक्शन मेंशन मिलेगा। सेक्शन 99 बात करता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर है। ले ऑफ में नोटिस देना है तो किस मैनर में देना है, ट्रेड यूनियन की स्टेटमेंट आएगी किस मैनर में आएगी, रजिस्ट्रार को किस मैनर में नोटिस दिया जाएगा, वर्कर को किस मैनर में नोटिस दिया जाएगा, फॉर्म्स किस मैनर में फर्निश किए जाएंगे रजिस्ट्रार को। ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल बनाती है और जो भी रूल बनाती है वो पार्लियामेंट में 30 डेज के लिए ले डाउन किया जाता है ताकि अप्रूवल किया जाए उसका। बहुत लंबा सेक्शन है। रूल में क्या क्या आती है, बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 50 से ऊपर चीजें। नाउ सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो अपने सबऑर्डिनेट को, और स्टेट है तो अपने सबऑर्डिनेट को। सेक्शन 101 पावर टू अमेंड स्केड्यूल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीछे स्केड्यूल्स हैं, चाहे वो आपके अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के हों, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर का शेड्यूल हो, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, उन शेड्यूल्स को अमेंड करने की पावर आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो अमेंड किया हुआ शेड्यूल है दैट शैल बी लेड अपॉन फॉर द अप्रूवल। नाउ सेक्शन 102 बात करता है कि जहां पे फाइनेंस एक्ट में, जब बजट का एक्ट 2017 में आया था तो उसमें वहां पे जहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मेंशन था उसको सब्स्टिट्यूट करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कर दिया जाएगा। सेक्शन 103 एंड 104 जो आपका लास्ट है। 103 बात करता है कि कोई भी डिफिकल्टी हो तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने की पावर है आपके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है, मगर कोड के 3 साल के भीतर ही उसको कोई डिफिकल्टी है अगर लॉ के को अप्लाई करने में तो 3 साल के भीतर, कोड के कमेंस होने के 3 साल के भीतर ही उसे कर सकती है। और 104 जो लास्ट सेक्शन है इस कानून का, वो बात करता है कि जो 3 कानून है उसको रिपील कर दिए गए हैं, ट्रेड यूनियन वाला, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इन तीनों कानूनों को रिपील कर दिया गया है और रिपील करने के बाद इनमें जो पहले जो ऑर्डर्स पास हुए हैं या जो पहले अपॉइंटमेंट हुई है, अगर वो इस कोड के वॉयलेशन में नहीं है, रिपग्नेंट नहीं है, तो वो वैलिड रहेंगे, वो खारिज नहीं होंगे, वो यहां से खत्म नहीं होंगे। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड था, मिसलेनियस पोर्शन मैंने खत्म करा दिया। और अब अगला आपका कोड मैं सोशल सिक्योरिटी कराऊंगा। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप मेरा ईएसआई का पूरा वीडियो, मैंने 9 पार्ट बनाया हुआ है, और ईपीएफ का, प्रोविडेंट फंड का, वो जरूर पढ़ लें ताकि आपको पुराने वाले कानून और नया जब सोशल सिक्योरिटी कराऊंगा तो आपको बहुत बेहतर आप डिफरेंस बिटवीन खुद समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।